हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, जो कि मेनली आपको आगामी एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 के लिए जो होंगे, ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके लिए एक अपडेट है, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप पीडीएफ फॉर्म में परचेज़ करना चाहते हो, मात्र आपने 99 रुपीज़ जो है पेड करने हैं, दिए हुए नंबर पर आपने पेमेंट करनी है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पेड पीडीएफ्स के बाद आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट भी आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अप टू डेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी। अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 99 रुपीज़ जो हो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है और पेमेंट भी आपने इसी नंबर पर करनी है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वे करेंगे हम कमीशन और कमेटियाँ, जो कि एजुकेशन शिक्षा से संबंधित है। अब आज का जो सेशन है वे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के अंत तक आपने बने रहना है और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर न लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कमीशन और कमेटियाँ पे जो है वो आपसे 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स के होते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो एनसीईआरटी की जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वे होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनकी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका जो गठन था वे कब हुआ था? वे 1 सितंबर 1961 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा इसका गठन जो था वो किया गया था। अब आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसको अब शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और प्रेजेंट में जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं वे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वे श्री रोहित ठाकुर जी हैं। तो एनसीईआरटी का जो गठन था वे कब हुआ था? वे 1 सितंबर 1961 को हुआ था। और एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है वे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सीबीएसई के बारे में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसका जो गठन था वे कब हुआ था? वे 1929 को में किया गया था इसका गठन सीबीएसई का। इसका जो हेडक्वार्टर है वे न्यू दिल्ली में है। एनसीईआरटी का भी जो हेडक्वार्टर है वे आपका नई दिल्ली में है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं एनसीटीई के बारे में यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो गठन था 1973 में किया गया था और एनसीटीई एक्ट 1995 में जो था वो पारित हुआ था। ये भी आपने याद रखना है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूजीसी, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम से जाना जाता है यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से इसे जाना जाता है यूजीसी को। इसका इस अधिनियम जो था, ये जो अधिनियम था वे 1956 में जो था वो पारित हुआ था। कब हुआ था? 1956 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट जो था, अधिनियम जो था वो पारित हुआ था। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस स्कूल। आपने सुना होगा कि इसका जो गठन था वे 1963 में किया गया था। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी कि ये नेशनल लिटरेसी मिशन जो था वो कब शुरू हुआ था? 1988 में। और ये जो क्वेश्चन था आई थिंक प्रीवियस ईयर के बीएड एग्ज़ाम में, आई थिंक ये 20 या 21 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। एनएलएम, ठीक है, एनएलएम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, नेशनल लिटरेसी मिशन। और क्वेश्चन ये पूछा गया था नेशनल लिटरेसी मिशन जो था वो कब शुरू हुआ था? 1988 में जो था ये शुरू हुआ था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मिड डे मील योजना जो है वो 1995 में शुरू की गई थी। ये आपने याद रखना है। एग्जैक्ट जो डेट थी मिड डे मील की वे थी आपकी 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। 1995 को जो था वो मिड डे मील स्कीम जो थी, मिड डे मील योजना जो थी वो
शुरू की गई थी 15 अगस्त 1995 को। और आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का पहला राज्य कौन था जिसने मिड डे मील स्कीम जो थी वो शुरू की थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो तमिलनाडु स्टेट थी, ठीक है, तमिलनाडु जो स्टेट थी ये पहली स्टेट थी, पहला राज्य था भारत का जिसने मिड डे मील स्कीम जो थी वो शुरू की थी। इसके बाद बात करते हैं नवोदय स्कूल के बारे में। नवोदय स्कूल जो थे वो 1986 में जो थे वो शुरू किए गए थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो 1986 में प्राथमिक विद्यालयों में जो था वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी कि नेशनल ओपन स्कूल जो था, इनका जो गठन था वो 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं DPEP, इसकी जो फुल फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसको जो शुरू किया गया था 1994 1994 में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, जिसे इग्नू के नाम से जाना जाता है। इग्नू का जो गठन था वे सितंबर 1985 में किया गया था। उसके बाद करते हैं एडल्ट एजुकेशन यानी कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। AEP एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो था, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो था वो 1978 में जो था वो शुरू किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 द्वारा 10+2+3 पद्धति को जो था वो लागू किया गया था। जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 थी, NPE, उसने 10+2+3 का स्ट्रक्चर जो था वो लागू किया था। और NEP 2020 ये आपने याद रखना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वे है आपका 5+3+4। ये आपने याद रखना है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है। उसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद 45 के बारे में, आर्टिकल 45 के बारे में। इसमें जो है वो कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये RT एक्ट भी आपने पढ़ा होगा, तो ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि किस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ये आर्टिकल 45 में है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 30 के बारे में। अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़ा है। अल्पसंख्यक यानी कि दूसरे भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, मतलब जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, ठीक है, वो अल्पसंख्यक होते हैं, तो उनकी शिक्षा से जुड़ा है आर्टिकल 30। यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो हिंदुओं की है हमारे देश में, ठीक है, तो दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वे हिंदू के मुकाबले कम है उनकी जनसंख्या, तो वे अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। उसी तरह अनुच्छेद 46 की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब व कमज़ोर वर्गों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है आर्टिकल जो 46 है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 28 के बारे में, आर्टिकल 28 के बारे में। इसमें धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का प्रावधान है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 350A के बारे में। तो आर्टिकल 350A कहता है कि मातृभाषा में, मदर टंग में शिक्षा सुविधा का जो है वो प्रावधान है, ये भी आपने याद रखना है। आर्टिकल 351 में बात करते हैं अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा को। ये क्वेश्चन में हमने पहले डिस्कस किया था कि एजुकेशन को 1976 के 42वें संविधान संशोधन जो 42nd अमेंडेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, उसके द्वारा जो था वो कंकरेंट लिस्ट इनकी समवर्ती सूची में जो था उसे शामिल किया गया था एजुकेशन को, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ICDS के बारे में। ICDS की जो फुल फॉर्म होती है वे आपकी होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना। ICDS समेकित बाल विकास सेवाएं 1975 में ये शुरू की गई थी। उसके बाद बात करते हैं ECCE के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। तो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित है। शैशव पूर्व देखभाल एवं शिक्षा मुख्य रूप से 3 से 6 वर्षों के बच्चों से जुड़ी हुई है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं एडुसेट के बारे में, ये भी आपने याद रखना है। एडुसेट जो है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह होती है आपकी एजुकेशन सैटेलाइट। एजुकेशन सैटेलाइट जो था वो 2004 में जो था वो लॉन्च हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हम VHU के बारे में। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। उसके बाद बात करते हैं JV वाटसन को व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म का जनक जो है वो कहा जाता है, ये आपने
याद रखना है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो ये तो हो गए थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं हम जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 के बारे में बात करते हैं। 10+2+3 व्यवस्था इसने शुरू की थी। और राममूर्ति रिव्यू कमेटी जो थी वो कब आई थी? 1990 में आई थी। जनार्दन रेड्डी कमेटी 1991 में आई थी, ये भी आपने याद रखना है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था, वर्ल्ड की जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी वे कौन सी थी? वे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ये आपने याद रखना है। विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय है वे आपका तक्षशिला है। उसके बाद बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समृद्धि सूची में शामिल किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भारत का पहला IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में। खड़गपुर जो है IIT खड़गपुर भारत का पहला IIT है। हिमाचल में जो IIT है वो एकमात्र IIT है, मंडी में है। NIT जो है वो हमीरपुर में है, ये भी आपको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं NCERT के बारे में। NCERT की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? वे आपकी 1 सितंबर 1961 को हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन LLM शुरू किया गया था 1988 में। UGC गठित किया गया था, अधिनियम जो था वो पारित हुआ था 1956 में। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये लागू हुआ था कब? 2005 में, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान जो था वो शुरू हुआ था 2000 में, ये आपने याद रखना है। SSA जिसे कहा जाता है, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। SSA की जो फुल फॉर्म है ये आपकी सर्व शिक्षा अभियान है। उसके बाद बात करते हैं VHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। 1857 में भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय थे। जब 1857 वर्ष में भारत के जो पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ थी वे कौन थी? वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, बम्बई यूनिवर्सिटी थी, मद्रास यूनिवर्सिटी थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो था वो 1960 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी वो कहाँ पर शुरू की गई थी? पंतनगर में। कब की गई थी? वर्ष 1960 में। उसके बाद बात करते हैं भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वे कौन थे? वे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने मिड डे मील स्कीम जो थी वो शुरू की थी? तो वो तमिलनाडु थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो थे वे कब शुरू हुए थे? वर्ष 1963 में हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? वर्ष 1963 में हुए थे। नवोदय स्कूल 1986 में शुरू किए गए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में शुरू किया गया था। नेशनल ओपन स्कूल 1989 में। DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया था। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो 1985 में, सितंबर 1985 में जो थी वो शुरू की गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1978 में शुरू किया गया था। आर्टिकल 21 ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है वो ये करता है। अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ICDS 2 अक्टूबर 1975 को जो था वो शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। एडुसेट यानी कि एजुकेशन सैटेलाइट 2004 में लॉन्च हुआ था। शिक्षा का अधिनियम ये आपने याद रखना है। RTE एक्ट जो था वे 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, RTE एक्ट राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था ये वर्ष 2009 में आया था। कब आया था? वर्ष 2009 में आया था। और ये लागू हुआ था कब? 1 अप्रैल 2010 को। अब कुछ कमेटियों के बारे में बात कर लेते हैं। कमीशन कमेटियाँ जो शिक्षा से संबंधित थी, जैसे बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले, तो 1835 में बेंटिक या मैकॉले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड मैकॉले जो थे वो किसके पक्ष में थे? तो भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का वो मीडियम बनाना चाहते थे, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपने याद रखना है। लॉर्ड मैकॉले इंग्लिश मीडियम से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। उसके ऊपर उन्होंने बल दिया था, जोर दिया था। वुड डिस्पैच की बात करते हैं। वुड डिस्पैच 1854 में आया था। स्टेनली डिस्पैच 1859 में आया था।
हंटर आयोग, ये पहला भारतीय शिक्षा आयोग था, 1882 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया था। गोखले विल वर्ष 1911 में आया था, ठीक है, 1911 में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैंडलर आयोग भी कहा जाता है, वर्ष 1917 में आया था। हार्टो कमेटी 1929 में आई थी। सप्रू कमेटी वर्ष 1934 में आई थी। वर्धा प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा 1937 में लाया गया था। इसी बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा पे इसने बल दिया था वर्धा स्कीम ने। एबर्ट वुड रिपोर्ट 1937 में। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी, ये भी आपने याद रखना है। ये तो प्रमुख होगी आज़ादी से पहले की, 1947 से पहले की ये कमेटियाँ हुई, ठीक है। उसके बाद कुछ कमेटियों के बारे में बात करते हैं जो स्वतंत्रता के बाद आई थी, आज़ादी के बाद आई थी। तो बात करते हैं ताराचंद कमेटी के बारे में, 1948 में आई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये वर्ष 1948 में आया था। और राधा कृष्णन आयोग जो है, आपको पता है हमारे जो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वो इसके अध्यक्ष थे राधा कृष्णन आयोग के, ठीक है। और वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हम जो है वो टीचर डे मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मोदालियर आयोग भी कहा जाता है, ये वर्ष 1992 में आया था, 1952 में। उसके बाद दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो थी वो 1958 में आई थी। महिला शिक्षा पर जो था इसने जो बल दिया था। उसके बाद श्री प्रकाश कमेटी, ये धार्मिक नैतिक शिक्षा यानी कि रिलीजियस और मोरल एजुकेशन पे इन्होंने बल दिया था। 1959 में अपॉइंट हुई थी, 1966 में रिपोर्ट सबमिट की थी। हंसा मेहता कमेटी 1961-62 में आई थी। कोठारी कमीशन, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1964 में ये अपॉइंट किया गया था। 1966 में इसने जो थी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं, जैसे केंद्रीय शिक्षा परामर्शदा बोर्ड यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म है आपकी कैब है, तो कैब की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। कैब की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय व राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए गठित एक सर्वोच्च संस्था है। मतलब एजुकेशन की फील्ड में केंद्र और राज्य सरकारों को ये एडवाइस देती है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसका गठन 1920 में किया गया था और 1923 में व्यय में कमी लाने के कारण इसे भंग कर दिया गया था। 1935 में इसे पुनः गठित किया गया था, ठीक है। 1923 में क्या हुआ था, जो इसका खर्च था वे उसमें कमी लाने के लिए इसे जो भंग कर दिया गया था और 1935 में इसे पुनः गठित किया गया था। और ये बोर्ड 1994 तक अस्तित्व में रहा। जुलाई 2004 में CAB कैब का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद इसकी पहली बैठक 10 व 11 अगस्त को जो थी वो आयोजित की गई थी। और इस बोर्ड में विभिन्न विषयों के विद्वानों के अतिरिक्त लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि इस बोर्ड के सदस्य होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो सर्व शिक्षा अभियान, ये अभियान जो था वर्ष 2001 में शुरू किया गया था, 2000 में शुरू किया गया था। इस अभियान के जो लक्ष्य हैं वे सन 2005 तक सभी स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों, ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चे, ठीक है, सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तक 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर समाप्त करना, 2010 तक सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आबादी क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं है वहाँ नए स्कूल खोलना और उन्हें पुष्ट करना। उसके बाद बात करते हैं मिड डे मील स्कीम के बारे में। तो मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम जो थी, ये योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। इस योजना में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान में ये 8वीं कक्षा है। पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर का भोजन कराने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित राज्यों में गर्मी की छुट्टियों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता जो है वो दी जाती है। ये कार्यक्रम विकेंद्रीकरण ढंग से ग्राम पंचायतों, ग्रामीण शिक्षा समितियों, स्कूल प्रबंध समितियों तथा अभिभावक शिक्षक संघ आदि स्थानीय एजेंसियों की सहभागिता से लागू किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के बारे में, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम।
केंद्र द्वारा प्रायोजित जिला शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के वैश्वीकरण का लक्ष्य पूरा करना था। कार्यक्रम के घटकों में नए स्कूलों और कक्षाओं का निर्माण, वैकल्पिक शिक्षण के केंद्रों की स्थापना, नए अध्यापकों की नियुक्ति, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा केंद्रों की स्थापना एवं अध्यापक प्रशिक्षण के लिए सुदूर शिक्षा को भी DPEP योजना में शामिल किया गया। इस परियोजना में व्यय का 85% केंद्र सरकार और शेष 15% राज्य द्वारा वहन किया जाता है। इसमें DPEP 9 राज्यों के 123 जिलों में चल रहा है। और लास्ट में हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1995 में की गई थी। इसका लक्ष्य पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित एवं समन्वित विकास करना था। इस परिषद के कुछ प्रमुख कार्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्माण करना, अध्यापक शिक्षा स्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं तय करना आदि है। परिषद की 4 क्षेत्र समितियां जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल में जो है वो गठित की गई हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कमीशन और कमेटियाँ, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े हमने डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी HPU B.Ed एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस 2026 के अगर आप एस्पिरेंट हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 99 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने इस नंबर पे 9816270168 नंबर पे आपने पेमेंट करनी है, मात्र 99 रुपीज़। उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप के थ्रू। और उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और PDF प्रोवाइड करने के बाद आपको 2 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड PDFs के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अप टू डेट टाइम टू टाइम जो है वो अदर कंटेंट भी इंपॉर्टेंट मटेरियल भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस मात्र आपने 99 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो आपने सेंड कर देना है। तो ये आपके लिए एक अपडेट थी HPU B.Ed एंट्रांस 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी तरफ से कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 989162700168 नंबर पे आप अपना सजेशन दे सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी तरफ से अगर आप कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और इस चैनल को शेयर जरूर कर दें जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में अगर कोई HPU B.Ed एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।